दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि लिहारू हानुल से कहने लग जाती है कि मेरे पास एक दोस्त है जिसके पास तुम्हारे कंधे को ठीक करने की एक चीज़ की है। जिसे सुनने के बाद हानुल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि एक रास्ते के पास गैंगली खड़ा हुआ होता है और वह किसी का इंतज़ार कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि उसने जो मुझे एड्रेस बताया था यह बिल्कुल वही है, लेकिन यहाँ पर मैं कई घंटों से खड़ा हुआ हूँ लेकिन वह लड़की अभी तक यहाँ नहीं आई। और हमें पता चलता है कि गैंगली सेहुन का इंतजार कर रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि मैं इतनी देर से उस लड़की का इंतजार कर रहा हूँ लेकिन वह लड़की अभी तक यहाँ पर नहीं आई। क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए? और वैसे भी मास्टर ने मुझसे कहा था कि। और हम देखते हैं कि अचानक से गैंगली को किसी का आवाज़ आती है जिसे सुनने के बाद वह थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि शायद वह लड़की यहाँ पर आ गई। और हम देखते हैं कि सेहुन वहाँ पर आ चुकी होती है, जिसे देखने के बाद हानुल छुप जाता है और जोर जोर से हाँफ रहा होता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें थोड़ा सा शांत रहना होगा नहीं तो तुम्हारा दिल फट जाएगा। और वह कहने लग जाता है कि मुझे उससे बात करने के लिए उसके पास जाना होगा, लेकिन अगर मैंने उससे कैजुअली बात की तो वह मुझे इग्नोर कर कर वहाँ से चली जाएगी। मुझे उसकी अटेंशन पाने के लिए कुछ ना कुछ सोचना होगा। और हम देखते हैं कि वह सेहुन की तरफ भागने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मैं ज़्यादा देर तक नहीं सोच सकता, अगर मैंने सोचा तो वह वहाँ से चली जाएगी। और वह भागते हुए कहने लग जाता है कि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मुझे मास्टर के पैतरे को आजमाना होगा। और हम देखते हैं कि वह भागकर सेहुन के पास चला जाता है, जिसे देखने के बाद सेहुन वहीं पर खड़ी हो जाती है और गैंगली सेहुन के सामने हाफते हुए कहने लग जाता है कि हे, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? लेकिन हम देखते हैं कि सेहुन उसे इग्नोर कर कर वहाँ से जा रही होती है, जिसे देखने के बाद गैंगली कहने लग जाता है कि देखो मैं एक अमीर इंसान हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? और यह बात कहने के बाद गैंगली डर रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या मास्टर का पैतरा इस लड़की पर सचमुच काम करेगा? और हम देखते हैं कि गैंगली की यह बात सुनने के बाद सेहुन वहाँ से जाने लग जाती है और उससे जाते जाते कहने लग जाती है कि बेवकूफ़ यहाँ से चले जाओ। जिसे सुनने के बाद गैंगली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि हाँ, मैं सचमुच एक बेवकूफ़ इंसान हूँ लेकिन मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कभी भी नहीं बता सकता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग है, क्योंकि मैंने अपने माता पिता को कभी प्यार करते हुए नहीं देखा और ना ही उन लोगों ने कभी मुझे प्यार किया है। और हम देखते हैं कि सेहुन उन सारी बातों को इग्नोर कर कर वहाँ से चली जाती है, जिसे देखने के बाद गैंगली कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें इसी तरह अपनी दिल की फीलिंग को बता सकता था। क्या इसके दिल में कोई बीमारी है जिसकी वजह से यह मुझे इस तरह से ट्रीट कर रही है? क्या मुझे इसे ये दवाई दे देनी चाहिए? और हम देखते हैं कि अचानक से उस दवाई को कोई छीन कर ले जाता है, जिसे देखने के बाद गैंगली काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि हे, तुम वहीं पर रुक जाओ। और हम देखते हैं कि गैंगली इस चोर का पीछा करते करते एक जगह के पास पहुंच जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार वह कौन था। और हम देखते हैं कि वह अपने मैनेजर को कॉल मिलाते हुए कहने लग जाता है कि मुझे अपने मैनेजर को सारी बातें बतानी होगी। और हम देखते हैं कि उसका मैनेजर कहने लग जाता है कि सर क्या हुआ, क्या ये आपके इलाज के बारे में है? जिसे सुनने के बाद गैंगली उसे सारी की सारी बातें बता देता है और वह मैनेजर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि सर आपने यह क्या किया? वह दवाई कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे आप किसी को गिफ्ट दे सको, वह सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर वह दवाई किसी ने इस्तेमाल कर ली तो उसकी जान तक जा सकती है या फिर उसकी दिल की धड़कनें तक रुक सकती है। जिसे सुनने के बाद गैंगली काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये तुम ये मुझसे क्या कह रहे हो? क्या तुम ये सारी बातें मुझे अब बता रहे हो? तुम्हारी वजह से मैं एक इनोसेंट लड़की को मारने वाला था, यह मुझसे क्या हो गया? फिर इसके बाद हमें हानुल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह जिम के अंदर सो रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके पास वही चोर आ जाता है जिसने गैंगली की दवाई को चुराया हुआ होता है। और हम देखते हैं कि उसके पास एक इंजेक्शन होता है जो वह हानुल को लगाना होता है और काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर कोई आता है और उस चोर को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसे देखने के बाद वह चोर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि उसे कोई पकड़ लेता है और उससे कहने लग जाता है कि ये तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों हो? और हम देखते हैं कि ये लिहारू होती है जिसने उस चोर को पकड़ लिया होता है और वह उसके मास्क को हटाते हुए कहने लग जाती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? और हम देखते हैं कि जैसे ही वह उसके मास्क को हटा देती है, लिहारू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और हमें पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि
ताइसिक होता है, जिसे देखने के बाद लिहारू कहने लग जाते हैं कि ताइसिक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि लिहारू की नज़र कहीं पर चली जाती है और वह थोड़ी सी हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि उसकी नज़र उस दवाई पर गई हुई होती है, जिसे देखने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और ताइसिक से कहने लग जाते हैं कि ताइसिक तुम मुझसे यह मत कहना कि तुमने यह किया। और हम देखते हैं कि ताइसिक कहने लग जाता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैं इसी तरह अपने दोस्त को रिकवर कर सकता था। जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जिसे सुनने के बाद ताइसिक कहने लग जाता है कि लिहारू तुम्हारे पास एक कॉल आने वाला था और यह कोई हाइसिंग ग्रुप से था, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं थी, जिसकी वजह से तुम्हारा यह कॉल मैंने उठा लिया। और यह कोई ख़ास बंदा था जो कि गेंगली को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और मैंने उससे बात कर ली। उस आदमी ने मुझसे कहा था कि यंग मास्टर का इलाज जल्दी होने वाला है और ये कोई इम्पोर्टेंट दवाई के बारे में था। उसने कहा था कि यंग मास्टर इस दवाई को किसी और को देने की प्लानिंग कर रहा है, हमें उसे रोकना होगा और ये दवाई काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जिसे सुनने के बाद ताइसिक हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है दवाई, आखिरकार यह दवाई कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जिसे सुनने के बाद वह आदमी बताने लग जाता है कि यह दवाई काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, अगर यह शरीर के सेल में मिल जाए तो शरीर के सारे सेल्स को ये अच्छी तरीके से ठीक कर देती है। लेकिन ये थोड़ी सी खतरनाक है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह शरीर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना देती है। जिसे सुनने के बाद ताइसिक कहने लग जाता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, ये मेरे पास एक अच्छा मौका था, वह भी हानुल को रिकवर करने का। लेकिन मैं डरपोकों की तरह नहीं जीना चाहता था, इसलिए मैंने इस दवाई को पाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। जिसे सुनने के बाद लिहारू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि यह बेवकूफ़, तुमने यह क्या किया, यह दवाई सिर्फ गेंगली के लिए थी, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और ये इंसान की जान तक ले सकती है। जिसे सुनने के बाद ताइसिक काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हानुल को कुछ होने लग जाता है और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि हानुल तुम क्या ठीक हो। फिर इसके कुछ देर बाद हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि एक कमरे के अंदर लिहारू और गेंगली भी मौजूद होते हैं और वहाँ पर एक कैप्सूल होता है जिसके अंदर हानुल का इलाज चल रहा होता है। और गेंगली ताइसिक को पकड़ते हुए कहने लग जाता है कि हे बेवकूफ़, तुम्हारे दिमाग में आखिरकार चल क्या रहा है, वह दवाई सिर्फ मेरे लिए थी। जिसे सुनने के बाद ताइसिक हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी, मैं सिर्फ अपने दोस्त को रिकवर करना चाहता था। जिसे सुनने के बाद वहाँ पर गेंगली का मैनेजर आता है जो गेंगली से कहने लग जाता है कि यंग मास्टर प्लीज़ शांत हो जाओ, अगर हानुल जल्द ही ठीक नहीं हुआ तो यह हमारी कंपनी के लिए बहुत बुरी खबर है। जिसे सुनने के बाद गेंगली काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारे कहने के क्या मतलब है। और वह मैनेजर बताने लग जाता है कि आपने जिस दवाई को उसे दिया वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दवाई थी और उसे हमारी टीम काफ़ी ज़्यादा इलीगल तरीके से बना रही थी, हमारे पास इसका कोई लाइसेंस भी नहीं है। अगर इस लड़के को कुछ हो जाता है तो पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, जिसमें हमारी कंपनी का भी नाम आएगा और हमारी कंपनी की इमेज पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। आपको बात को समझना चाहिए, लेकिन हम इस लड़के को रिकवर करने के लिए जो कोशिश हो सके हम वह कर रहे हैं। जिसे सुनने के बाद वहाँ पर लिहारू आती है और कहने लग जाती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि ऑक्सीजन कैप्सूल में हानुल की काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी और ये ठीक हो सकता है। जिसे सुनने के बाद वह मैनेजर बताने लग जाता है कि ऑक्सीजन कैप्सूल की शुरुआत ब्रिटेन के अंदर हुई थी, जहाँ पर ब्रिटेन के खिलाड़ी लोनी ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपनी चोटों को रिकवर करने के लिए उसे ऑक्सीजन कैप्सूल के अंदर रखा गया था। लेकिन उसे जैसे ऑक्सीजन कैप्सूल के अंदर रखा गया उसकी चोटें 2 गुना जल्दी से ठीक होने लगी। ये कैप्सूल बिल्कुल उसी की तरह है, लेकिन यह उससे 2 गुना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कह सकता कि मैं इसकी तुम्हें गारंटी देता हूँ कि हानुल जल्दी ही ठीक हो जाएगा। हम बस आशा कर सकते हैं कि वह जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि वह दवाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। हम बस सुबह तक का इंतज़ार कर सकते हैं। अगर इसने सुबह तक आंखें खोल ली तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसलिए हम यहाँ पर इंतज़ार करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, हमें यहाँ से जाना चाहिए। फिर उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हानुल के कमरे के बाद ताइसिक सो रहा होता है और वहाँ पर एक नर्स दवाइयाँ लेकर आई हुई होती है और वह सीधा हानुल के कमरे के अंदर चली जाती है और हम देखते हैं कि वह नर्स उसकी दवाइयों को चेक कर रही होती है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि जैसे उस नर्स की नज़र
कैप्सूल के अंदर जाती है वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और चिल्लाने लग जाती है। और हम देखते हैं कि वह नर्स किसी को कॉल करते हुए कहने लग जाती है कि डॉक्टर यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो यहाँ पर मरीज़ था यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और हम देखते हैं कि हानुल वहाँ से चला गया होता है। फिर इसके बाद हमें एक और जगह का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बंदे खड़े हुए होते हैं जो कि एक आदमी को परेशान करते हुए कहने लग जाता है कि तुम हमारे इलाके में धंधा कर रहे हो लेकिन तुम्हें अभी तक हमारा हफ्ता नहीं दिया। जिससे सुनने के बाद वह बूढ़ा आदमी कहने लग जाता है कि ये बदमाशो तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। जिसे सुनने के बाद एक बंदा कहने लग जाता है कि तुम बूढ़े आदमी हमारे इलाके के अंदर कई दिनों से धंधा कर रहे हो लेकिन इसके बावजूद भी तुमने हमारा हफ्ता नहीं दिया। अगर तुमने जल्दी हमारा हफ्ता नहीं दिया तो तुम मारे जाओगे। जिसे सुनने के बाद वह बूढ़ा आदमी कहने लग जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मुझसे 200 वॉन मांग रहे हो लेकिन मैं दिन का सिर्फ 50 वॉन ही कमा पाता हूँ, आखिरकार मैं तुम्हें हफ्ता कैसे दे सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद एक आदमी उस बूढ़े आदमी को पीटने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे जान लड़ाने की, जल्दी से हमें हफ्ता दो। और हम देखते हैं कि वह उसे लगातार मारे ही जा रहा होता है लेकिन अचानक से उस आदमी को किसी की आवाज़ आती है। जिसे सुनने के बाद वह पीछे मुड़कर देखता है और कहने लग जाता है कि हे कमीने तुम कौन हो। और हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर हानुल आ चुका होता है। जिसे देखने के बाद वह बंदे थोड़े से हैरान हो जाते हैं और एक बंदा कहने लग जाता है कि यह क्या मजाक है, यह तो सिर्फ एक मरीज है। जिसे सुनने के बाद एक और बंदा कहने लग जाता है कि हे बच्चे हमसे ज़रा दूर रहो, हम इस बूढ़े आदमी से अपना हफ्ता वसूल कर रहे हैं, तुम अपने काम से काम रखो। लेकिन हम देखते हैं कि हानुल उनकी बातें नहीं सुनता और भागता हुआ आता है और उस आदमी के हाथ में एक ज़ोरदार मुक्का दे मारता है। और हम देखते हैं कि यह मुक्का इतना ज़्यादा ज़ोरदार होता है कि उस आदमी का हाथ टूट जाता है और वह आदमी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। जिसे देखने के बाद एक बंदा कुर्सी उठाते हुए कहने लग जाता है कि तुमने यह कर बच्चे अपने लिए कब्र खोद ली है। और हम देखते हैं कि वह हानुल के मारने ही वाला होता है कि अचानक से हानुल वहाँ पर उछलता है और उस बंदे के एक जोरदार लात दे मारता है जिसकी वजह से उस बंदे का एक पैर ही टूट जाता है। जिसे देखने के बाद एक बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपनी लाठी की मदद से हानुल को मारते हुए कहने लग जाता है कि बच्चे अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। और हम देखते हैं कि वह हानुल को मारने वाला होता है कि हानुल उसकी लाठी को ही पकड़ लेता है। जिसे देखने के बाद वह टकला बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि हानुल अपने दोनों पैरों को मिलाकर उस टकले बंदे के मुंह पर एक जोरदार लात दे मारता है जिसकी वजह से वह बंदा दीवार से जाकर टकराता है। जिसे देखने के बाद एक और बंदा अपने चाकू से हानुल को मारने की कोशिश करता है लेकिन हानुल उससे जैसे तैसे बच जाता है और अपनी लाठी को घुमाता हुआ उस आदमी के हाथ पर ही दे मारता है जिसकी वजह से उस आदमी का हाथ ही टूट जाता है। और यह सब देखने के बाद एक बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि हानुल ने ज़्यादातर बंदों को पूरी तरीके से निपटा दिया होता है लेकिन अभी भी एक बंदा बचा हुआ होता है और वह अपने दोस्तों की हालत देखने के बाद कहने लग जाता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि हानुल भी उस बंदे को मारने के लिए आ रहा होता है। जिसे देखने के बाद वह बंदा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहने लग जाता है कि मुझसे दूर रहो प्लीज़, मुझे हर्ट मत करना। और हम देखते हैं कि अचानक से उस टकले बंदे के बहुत सारे बंदे आ जाते हैं और एक बंदा कहने लग जाता है कि हे टकले यहाँ पर क्या चल रहा है। जिसे सुनने के बाद वह टकला वहाँ से भागते हुए कहने लग जाता है कि जल्दी करो और इस लड़के को मार डालो। जिसे सुनने के बाद वह सारे के सारे बंदे हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए आ रहे होते हैं लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि जैसे वे मारने वाले होते हैं उन्हें किसी की आवाज़ आती है। जिसे सुनने के बाद वह टकला काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पुलिस आ गई है, हमें यहाँ से जल्द भागना होगा। और हम देखते हैं कि वह सारे के सारे बंदे वहाँ से भाग जाते हैं और हम देखते हैं कि एक लड़का वहाँ से भाग कर आ रहा होता है और हम देखते हैं कि यह बंदा और कोई नहीं बल्कि ताइसिक होता है जो कि पुलिस की सीटी बजा रहा होता है। और वह कहने लग जाता है कि क्या वे लोग यहाँ से भाग गए, हमें भी यहाँ से जल्द निकलना होगा, सभी लोग तुम्हारा बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर हानुल और सेहुन आया करते थे और ताइसिक वहाँ पर हानुल से कहने लग जाता है कि तुम्हारी उस दवाई लेने की वजह से तुम तो एक मॉन्स्टर बन चुके हो। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उन्हें किसी की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि ये लिहारू होती है जो कहने लग जाते हैं कि आखिरकार तुम हॉस्पिटल छोड़कर यहाँ पर क्यों आए। जिसे सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि जैसे ही मैं उठा तो मैं एक अजीब से हॉस्पिटल के अंदर था जिसकी वजह से मैं वहाँ से बाहर आ गया। जिसे सुनने के बाद लिहारू हानुल के कंधे पर हाथ रखती है जिसे देखने के बाद हानुल थोड़ा सा हैरान हो जाता है और लिहारू कहने लग जाती है कि
अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? क्या तुम सच में ठीक हो? क्या तुम्हें कोई दर्द तो नहीं हो रहा? जिसे सुनने के बाद हानू थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह कहने लग जाता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। और हम देखते हैं कि अचानक से हानू जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखने के बाद लिहारू थोड़ी सी हैरान हो जाती है और वह हानू से कहने लग जाती है कि क्या तुम सच में ठीक हो? जिसे सुनने के बाद हानू कहने लग जाता है कि अभी अगर मैं तुम्हें मेंशन करूँ तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे शरीर की सारी एनर्जी बाहर निकल चुकी है। जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि जैसा कि डॉक्टर ने मुझसे कहा था, यह बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। हमारा कल मैच होने वाला है, लेकिन हम बहुत ही ज़्यादा लकी हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। और फिर इसके बाद हमें एक और जगह के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि यह कोई और गैंगस्टर का अड्डा होता है, जहां पर एक बंदा दूसरे बंदे से बात करते हुए कहने लग जाता है कि क्या हमारा बॉस कांग हानुल को मैच के अंदर हराने के लिए और बंदों को भर्ती कर रहा है। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास एक नंबर 1 चैंपियन है जो कि एक हाई स्कूलर है और वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि क्या ये सचमुच है। जिसे सुनने के बाद वह 3 बार चैंपियन रह चुका है, हमें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और वह अभी फ़िलहाल शूटिंग रूम के अंदर है। वह सच में जीता जागता एक मॉन्स्टर है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, लेकिन हमें इसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती। फिर इसके बाद हमें दोबारा से उस हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहां पर लिहारू और वे बंदे खड़े हुए होते हैं और हम देखते हैं कि लिहारू कहने लग जाते हैं कि जैसा कि डॉक्टर आपने मुझसे कहा था, यह बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर कहने लग जाता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, वह दवाई सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से इसकी शरीर की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। जिसे सुनने के बाद ताई से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि डॉक्टर आपके कहने का क्या मतलब है, क्या ये मर जाएगा? जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर कहने लग जाता है कि मेरे कहने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसके शरीर में वह दवाई की मात्रा ज़्यादा देने की वजह से इसके शरीर ऐसा हो गया है। हालांकि इसके कंधे में काफ़ी ज़्यादा चोट थी, जिसकी वजह से उस दवाई ने इसके कंधे पर काफ़ी ज़्यादा असर किया और इसका कंधा पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, लेकिन इसके अंदर की ताकत अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। वह दवाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। मेरे कहने का यह मतलब है कि उस दवाई की वजह से यह अपनी चलने की कंडीशन को खो देगा। जिसे सुनने के बाद लिहारू हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि आपका खोने से क्या मतलब है। जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर कहने लग जाता है कि मैंने जो तुमसे कहा यह वही है। जिसे सुनने के बाद ताई से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि डॉक्टर आप ये मुझसे क्या कर रहे हैं, क्या इसका कोई इलाज है जिससे हानुल ठीक हो सके। जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर अपने पास एक दवाई निकालता है और कहने लग जाता है कि सौभाग्य से हमें पहले से ही पता था कि इस दवाई को ज़्यादा मात्रा में लेने की वजह से इससे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, इसलिए हमने पहले से ही एडवांस में एक दवाई को बना लिया था। लेकिन यह दवाई इतनी भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि उस दवाई का असर ही ख़त्म कर दे। यह सिर्फ तुम्हें ज़िंदा रहने में मदद कर सकती है। जिस तरह एक मरीज़ ज़िंदा रहने के लिए दवाई को रोज़ाना लेता है, वैसे ही तुम्हें यह लेनी होगी ताकि तुम्हारी ताकत ज़िंदा रह सके। जिसे सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि डॉक्टर क्या यह दवाई मुझे रोज़ाना लेनी होगी। जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर कहने लग जाता है कि जब तक हम कोई पावरफुल दवाई नहीं बना लेते तब तक तुम्हें यह दवाई लेनी होगी और इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। जिस दिन यह दवाई तुमने नहीं ली, तुम अपनी बात करने की शक्ति तक खो दोगे। और हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है, जहां पर लिहारू और वह सब बंदे जा रहे होते हैं और ताइसिक उनसे पीछे से कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम कहां पर जा रहे हो, तुम्हें तो आराम करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा कल मैच होने वाला है, तुम्हें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। जिसे सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि नंबर 3 से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से मनाया है ताकि वह उस कोच को हमारी जिम के अंदर भेज सके। हमारा उससे बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जिसे सुनने के बाद ताइसिक कहने लग जाता है कि आखिरकार वह कौन है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें ताइसिक के चिल्लाने की आवाज़ आती है और ताइसिक हानुल के पीछे छुप जाता है और कहने लग जाता है कि क्या यह यहाँ पर अपना रिवेंज लेने के लिए आया है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि हानचोल होता है। जिसे देखने के बाद ताइसिक कहने लग जाता है कि हानचोल यहाँ पर क्यों आया है। जिसे सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि लगता है कि उस नंबर 3 माफिया ने मेरी बात सुन ली। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह चैप्टर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।